हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर 11 है। किस पब्लिकेशन का है? ये रंजीत सर का है, मिशन 50। इससे पहले 1 to 10 सेट अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी 1 से 20 तक सेट अपलोड किया गया है, जिसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया। साथ ही साथ एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आया है वो भी PDF एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो शेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यहूदियों के धार्मिक अध्याय को कहते हैं? तोरा। ऑप्शन बी मूसा, संगीता और तोरा। क्वेश्चन नंबर 2, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं? ये रस्किन बॉन्ड है। रॉसे रास्कल, रॉसे रस्किन बॉन्ड याद कर सकते हैं। इसके पुस्तक है जैसे द रूम ऑन द सफ, उसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, उसके अलावा स्ट्रेटजर्स इन द नाइट। फिर अरुंधति राय का भी कुछ फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक मून। विक्रम सेठ की बात की जाए द गोल्डन गेट, इसका फेमस है। उसके बाद ए सुटेबल बॉय, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और सनेट। नेक्स्ट इसका भी है जैसे कि टोनी का वी लव। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुंद पद्मना भन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन है? तो ऑप्शन सी सुरेश नमबत। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष या हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? उसका यही महत्व है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, एक्चुअली 22 मार्च को ही क्या हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा और 1 अप्रैल को मतलब ऑफिशियली अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन बी महायान शाखा के अंतर्गत यह कला विकसित हुआ। सबसे पहले ये जो भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ, इस शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध के बुद्ध जी को भगवान मानकर इसका मूर्ति बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, हुएनसोंग चीन का था, सही बात है। इबन बबूता मोरक्को का, ये भी सही है। मेगास्थनीज ये ग्रीस का था, ये भी सही है। और फाहियान मलेशिया का था, जी नहीं, फाहियान भी कहाँ का था? तो चीन का ही था, यानी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था? एक्चुअली कब हुआ था? तो 1206 के बाद इसका शुरू हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो किस शताब्दी में होगा? ऑप्शन ए। नंबर 8, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा अर्थात ये क्या है? विजय पत्र, ठीक है। औरंगजेब को 705 में लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है, इसकी भाषा फारसी है। जी हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ये क्वेश्चन 62 में शायद पूछा गया। जी हाँ, 62 में ही पूछा गया है। ब्लिसफुल बिहार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे? तो महाराजा रंजीत सिंह, और इन्होंने सिख राज्य को सरकार है खालसा के नाम से जाना जाता था। और महाराजा रंजीत सिंह की बात की जाए तो इनका एक फेमस संधि है 1809 के आसपास, 1805 या 9 में। तो ये अंग्रेज और
मतलब ये पूछा जाता है कि किसके किसके बीच है संधि हुआ था, तो महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी का संधि है, सतलज किस पार, सतलज उस पार से। क्वेश्चन नंबर 11, संग्रहालय और उनके स्थान को मिलाइए, यानी मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं। आशुतोष संग्रहालय ये कहाँ पर है, तो कोलकाता, यानी 1 का 3। तो ऑप्शन देखा जाए 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 केवल और केवल एक ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑप्शन बी, यानी गारंटेड होगा ऑप्शन बी। बाकी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ये मुंबई में, प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर है, तो मुंबई में। केलिको संग्रहालय अहमदाबाद में, केलिको है अहमदाबाद में। और राजा केलकर संग्रहालय ये पूना में, राजा केलकर कहाँ पर है, तो पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसी के निर्णायक युद्ध साबित हुआ। यह था वनडिवास का युद्ध, कब हुआ था, 1760 में। फ्रांसीसी और मतलब फ्रांसीसी एक तरह से ये साबित कर दिया गया भारत के मतलब एक प्रमुख भागीदार है। 13, किस भारतीय साम्राज्य ने राज आरोहण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था। तो ये जो नहीं किया था, किस भारतीय राज साम्राज्य ने राज आरोहण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था, तो पंजाब के लिए नहीं किया था, ठीक है। यानी जो परिषद पंजाब को 1849 में मिला लिया डलहौजी, और इसे मतलब द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1840 के आसपास शुरू होता है। इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। अंतिम सिख शासक को लंदन भेज दिया गया और उनकी मृत्यु भी पेरिस में ही हो जाता है। उसके अलावा ये सब जो है सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब को बाय फोर्स उसको मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 14, डच की भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुआ था। तो पुलिकट में हुआ था 1602 ईस्वी के आसपास। एकाधिकार जो पहली बस्ती भी थी पुलिकट में, और एकाधिकार के लिए लड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो यह था थॉमस मुनरो। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था CDPO में, इसमें क्या पूछ दिया था कि रैयतवारी व्यवस्था प्रणाली या व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था। उसमें क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास ना देके उसमें दे रखा था तमिलनाडु। यानी आपको इस बात को भी ध्यान रखना कि स्टेट भी देता है, ठीक है। उस समय ये गवर्नर था, तो ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। देखिए भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उटपटांग सा क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू दे रखा है। एक सवाल और इसे पूछा जाता है कि मतलब ये पहली बार पूछा गया इस तरह से। एक सवाल मेन जो पूछा जाता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ठीक है। कांग्रेस का किसने किया था, तो गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 17, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना, यह किसने घोषित किया था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी नहीं, ये गांधी जी का नेतृत्व में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ नहीं बल्कि सुरेंद्रनाथ होगा, ये होगा, यानी स्वदेशी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ के नेतृत्व में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, यस ये था। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में होता। स्वराज पार्टी था CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जो असहयोग आंदोलन के वापसी के बाद हुआ था 1923 में। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हुआ। विभाजित कैसे हुआ, मतलब ये एक छोटिया है, ठीक है। बस आप लोग में से कोई छोटिया है तो दिल पे ना ले, ये छोटिया है, ठीक है। इसको देखा, कौन देखा, उदारवादी और उग्रवादी। उसके बाद क्या हुआ, इसका सूरत देखा, क्या देखा, सूरत, किसका, छोटिया। जैसे ही छोटिया का सूरत देखा, दोनों में विभाजित हो गया। 100 से सूरत, 100 से 7, यानी 1907 के। ऑप्शन ए, सूरत देखा 1907 में और दोनों में झगड़ा हो गया। याद करने के लिए, दिल पे नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते डैश किसने लिखा था। ये
ऑप्शन ए नरसिंह मेहता ने लिखा था। और ये गीत जो हाल ही में इसको चर्चा में रहा था, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि चर्चा में क्यों रहा था। 21 नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो नेपच्यून का है, आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। ये 7 क्लास एनसीईआरटी दिया हुआ है कि माई वेरी एडुकेटेड मॉम जस्ट शो अस 9 प्लानट। ये क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये क्या है ना, क्रम है। कौन सा क्रम है? तो सन से दूरी का क्रम है। ये इंग्लिश में है, बस इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो मंगोलिया में मेनली गोबी मरुस्थल मंगोलिया के लिए फेमस है। मंगोलिया और चीन के उत्तरी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी एशिया। अब देखिए, इसमें ध्यान इस बात को रखना है कि ये पॉपुलेशन वाइज पूछ रहा है, नहीं जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है, या नंबर ऑफ कंट्री के अनुसार पूछ रहा है, या एरिया वाइज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा एशिया है, जो विश्व के 30% क्षेत्रफल एक्वायर करता है। माने कह सकते हैं कि जो एशिया है पॉपुलेशन एंड एरिया दोनों में टॉप पर है। जबकि एक 66 मतलब 66वें बीपीएससी में पूछा था कि सर्वाधिक देश किस कॉन्टिनेंट में? तो अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है। एशिया में कितना है? एशिया में 53 है, और यूरोप में 51 है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कारण किस में होता है? देखिए, केरल में नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। मेनली कहाँ होता है? पंजाब। आप इसको थोड़ा मैप में समझ लीजिए। मान लीजिए अफ्रीका है, साउथ मतलब सीधे अफ्रीका है, नॉट साउथ अफ्रीका। अफ्रीका है, ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप है, ये इंडिया है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा जीवन भर याद रहेगा। पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा। जी हाँ, देखिए ये क्या है? ये मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो यही जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ से जो एयर बनता है ह्यूमिडिटी लेके ग्रहण किया और यहाँ पे आया। इंडिया के ये जो पार्ट है ऊपर वाला, कौन सा? ये पंजाब हरियाणा वाला, इस पार्ट में बारिश कराता है। यानी यहाँ से पानी लेता है मेडिटेरियन सी से, और ये बारिश कराते हुए यहाँ चल जाता है। यानी अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया, और मंगोलिया नहीं बल्कि ईरान के साथ आगे बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब है, पंजाब की जगह हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में हरियाणा हो। ये सब भी ध्यान देना है। या ठंडा में जो बारिश होता है अलग, जैसे पंजाब हरियाणा में बात वर्षा कहते हैं, ये सब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यह वृष्टि छाया क्षेत्र है। समझे? नहीं समझ लीजिए मैप से। अच्छा देखिए, पहली बात ये जो है ना वेस्टर्न घाट है, ये सॉलिड है, मतलब ये कटा फटा नहीं है। जबकि जो ईस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट है, ये कटा फटा है। अब यहाँ से मानिए दक्षिण पश्चिम मानसून गया, तो चूंकि ये पहाड़ जो है बहुत ऊंचा है, ठीक है, बहुत ऊंचा है, इसकी वजह से क्या होता है, ये पहाड़ के इस पार, जी हाँ, इस पार बारिश नहीं आ पाता है। तो इस पार तो बारिश बहुत होता है, जिससे सदाबहार वन भी होता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है, कौन सा, ये जो क्षेत्र है, ये छाया वृष्टि क्षेत्र में आता है, दृष्टि वृष्टि क्षेत्र में, अर्थात यहाँ पे बारिश नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, तो यहाँ पे बारिश होगा क्या? नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसको पार नहीं कर पाता है। जब इसको पार नहीं कर पाता है तो यहाँ पे बारिश नहीं के बराबर होता है। यही क्षेत्र, यही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो एक वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, नपता झकरी क्या है? नपता थपा झकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित? ये भी प्रीवियस ईयर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये 1500 मेगावाट का है। क्वेश्चन नंबर 27, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर है। इसका कार्य के मतलब स्टार्ट कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, और 2006 में इसको पूरा कर लिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में जो स्थित है वो एडन नहर है, जो प्रायद्वीपीय नदी दामोदर से निकलती है। किसका पार्ट है ये? तो दामोदर से निकलती है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। 29, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो मिलता है भागीरथी नदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ऑप्शन डी, महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो केरल और तमिल। ऐसे भी पेरियार है, तो पेरियार कहाँ का पार्ट है ये? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार पुनः या फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। किस पार्ट का ये? ये सिक्किम का। नथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, केरल की मोन घाटी या साइलेंट घाटी में क्या है? पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजाति मिलती है, ऑप्शन डी। और इसको रिजर्व क्षेत्र 1973 में घोषित किया गया था, साइलेंट वैली को। क्वेश्चन नंबर 34, नर्मदा नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है? तो ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ऑप्शन ए। और मिलती कहाँ पर है? तो बे ऑफ अरब सागर में। और ये इस्चुरी का निर्माण करती है। ये क्या करती है? इस्चुरी का निर्माण। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नीचे कौन सा है? तो तापी है। और इसकी लंबाई कितना है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, अलमाती बांध किस नदी पर बनता है या बना है? तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 36, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। जी हाँ, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। और जहाँ पे सरकारी नियंत्रण हो वो हो जाएगा समाजवादी एक तरह से। विकासशील देशों में से ऐसे लोग जो लघु स्तर गहन श्रम से संबंधित है, तो वो होता है क्या? प्राथमिक क्षेत्र। जी हाँ, गहन जो श्रमिक होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा एक विकासात्मक व्यय है? ऑप्शन ए, वो विकासात्मक व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, गैर आकलित धन यानी अनअकाउंट मनी को उपयोगी उद्देश्य हेतु प्रवाहित करने के लिए सरकार ने किस स्कीम को प्रोत्साहित या प्रस्तावित किया है? तो किया जो है वो विशेष भाग वन धारकों को कुछ यानी स्पेशल बेरियर बॉन्ड्स है, बेरर बॉन्ड्स है, यानी विशेष भाग बॉन्ड है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, सस्ती मुद्रा यानी चीप मनी से आशा है, चीप मनी से आशा है कि कम ब्याज दर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की संवर्धित सूची में शामिल नहीं है? तो नहीं कौन सा है? देखिए शेयर बाजार जान रहे हैं, ये केंद्र का है तो यही नहीं होगा। बाकी मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। बाकी मजदूर संघ है, जंगल है, जानवर है, ये सब उसका पार्ट है। किसका? तो संवर्धित सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि, पुलिसिंग, ये सब है राज सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? तो नहीं है वो मजदूर संघ, जो कि अभी जस्ट देखें आपने किए संवर्धित सूची का पार्ट है। बाकी जनगणना, विदेशी कर्ज, बैंकिंग, ये सब संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर, ये सब फ्रेंड्स एक ही बुक से घटना चक्र से, ठीक है, घटना चक्र से उठा लिया गया, इसीलिए ये सीरियल आपको दिख रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची संबंधित है किससे? यह है केंद्र व राज्य के शक्तियों के विभाजन का। जी हाँ, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के संबंध है और उसमें विभाजित किया गया है अलग अलग विषय। इसका अनुच्छेद 246 में चर्चा है। नंबर 45, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है? धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं। देखिए, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, लेकिन धर्म जो है वो व्यक्ति विशेष का, दैट मीन्स व्यक्ति का धर्म जो है वो व्यक्तिगत
हित का है, व्यक्तिगत चीज़ें हैं, यानी राज्य का नहीं लेकिन व्यक्ति का है। और यही बातें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पंथ निरपेक्षता को जोड़कर उसको संवैधानिक रूप भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थापित? ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 65 में था और ये करेंट अफेयर है, ठीक है। ये क्या है? करेंट अफेयर है। ये कहाँ पे था? तो दुबई में। ये 65 में पूछा गया था, ये करेंट अफेयर है। तो अगर नहीं बने तो टेंशन की बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शामिल जो है कौन सा है? व्यापार, जी हाँ। बाकी कृषि, ये जो है किसका पार्ट है? तो ये राष्ट्र सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग एवं बेरोजगार को राहत डैश सूची का विषय है। ये किसका पार्ट है? तो राष्ट्र सूची का विषय। वैसे विकलांग शब्द है, इसको हटा दिया गया है संविधान के तौर पे। अब क्या कर दिया गया है? दिव्यांगजन। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला सूची का विषय है। ये विषय है समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 50, डैश सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए लोगों में निहित होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार में। ऑप्शन ए, क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 51, एक बम चांद पर विस्फोट होता है, पृथ्वी पर उसकी ध्वनि सुनाई देगा। चांद पे से पृथ्वी पर हम कितना समय लगता है? अब सुनाई भी देगा कि नहीं देगा? तो ऑप्शन डी, विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तथा चांद पर निर्वात है, यानी सुनाई नहीं देगा। लेकिन एक सवाल और है, चांद से, ठीक है, मून से पृथ्वी पर लाइट आने में कितना समय लगता है? 1.25 मिनट। 52, किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गति ऊर्जा समानुपाती होता है। तो गैस के विशुद्ध तापमान पे, यानी ऑप्शन सी, गैस के विशुद्ध तापमान पे क्या करता है? वो डिपेंड रहता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, एक गोला समान ऊंचाई से दो विभिन्न अवनत सतहों पर भिन्न कोनों से लुढ़काते हुए नीचे की ओर आता है। लुढ़कते हुए, तो यह ऐसा करता है। सवाल है क्यों? तो समान गति के साथ। अब देखिए, इसमें ध्यान इस बात को रखना है कि पूछा जाता है एयर में कोई बॉल, ठीक है, एयर में कोई बॉल ड्रॉप किया गया है, एक लकड़ी या दूसरा लोहा है, तो किस गति से कौन पहले पहुंचेगा? तो पहले पहुंचेगा लोहा। आपके दिमाग में आएगा सर ये गलत बात है। गलत बात नहीं है। अगर एयर लगा दिया है दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर असिस्टेंट है, अवरोधक है। जब अवरोधक है तो भारी चीज़ें पहले जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछ दे निर्वात में जाएगा तो दोनों समान समय पर समान टाइम पे पहुँचेगा। तो इस बात को रेखांकित कर लेना है। निम्न में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए इसमें नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंपल कंडीशन है कि हाइड्रोजन को फोन लगाइए, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। किसके साथ? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फोन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसका आयनन विभव सबसे कम होगा? तो ऑप्शन बी, CS का आयनन विभव सबसे कम होगा, क्योंकि मतलब आयनन विभव की कंडीशन क्या? नाभिक से सबसे दूर स्थित होता है, जो मतलब जिसका जो बाई इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जितना दूर होगा उतना उसमें कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक आवर्त सारणी में अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में निम्न में से किसका स्थान उचित रूप से व्यवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी, अंतः संक्रमण तत्व। ये जो है, यदि कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी को देखा जाए तो हम पाएंगे कि अंतः जो इनर ट्रांजिशन मेटल है, इनर ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, उसकी मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, कपलिंग
तथा विकर्षण यानी रिपल्सन, ये दोनों किसकी अवस्थाएं हैं? ये जो है ऑप्शन ए लिंकेज का। क्वेश्चन नंबर 58, आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या उपस्थित होता है? तो थायमीन का स्थान पर होता है यूरेसिन, यानी आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, आरएन जो होता है आरएनए में पेंटेज शर्करा, उसके बाद राइबोज, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित होता है आरएनए में। ठीक है, आरएनए में अगर थायमीन एडेसिन की जगह यूरिन की जगह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के जनक हैं? तो हिपोक्रेटस, ऑप्शन बी। ये शरीर विज्ञानी थे, ग्रीक के थे। ठीक है, चिकित्सा के जनक माना जाता है। सर्वप्रथम बीमारी को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर क्षीण, तीव्र, स्थानिक व महामारी के रूप को बताया था। क्वेश्चन नंबर 60, थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है? थायरोक्सिन, थायोमाइसिन। ये जो थाइमस ग्रंथि है ये क्या करता है? थायोमोसिन को रिलीज करता है। ये मेनली करता क्या है? ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स इसको क्या करता है? ये परिपक्व करता है, मेच्योर करता है। उससे क्या होता है कि जो मतलब कि प्रतिरक्षा शक्ति को ये जो मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में सिग्नेचर पुणे समझौता में प्रावधान किया था, यानी हस्ताक्षरित जो था वो क्या था? तो वो था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में लोंगी भुइया जिसे दूसरा माउंटमेन भी कहा जाता है, किस जिले से संबंधित है? यह है गया जिले का माउंटेन मैन द मांझी। एक किसान था और 3 किलोमीटर लंबा नहर का खोद दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला पहला सुल्तान था? ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 62 बीपीएससी में पूछा गया था और ये पहली बार जो क्षत्रिय वंश से पूछा गया था बिहार में, दैट इज कॉल्ड कर्नाट वंश। इसे 2 क्वेश्चन था। ठीक है, इसे 2 क्वेश्चन था। एक सवाल यह था कि इस शासक का अंतिम साबित हुआ कौन अंतिम था? तो हरि सिंह अंतिम था। और इस वंश का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा गया था। अंतिम था हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा है सूरत विभाजन, आपको जस्ट बताया था सूरत देखा तो क्या हो गया? विभाजन 100 से सूरत 100 से 7, यानी 1907। सांप्रदायिक पंचायत या अधिनियम 1932। उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन 1928 लखनऊ में, दिल्ली में बरका जो नेहरू था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प ये लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। ऑप्शन देखते हैं, एक का तीन नहीं फ्रेंड्स, हाँ एक का चार है 1907 4 में। ठीक है, 1 का 4 सांप्रदायिक पंचायत या अधिनियम, 2 का 3 यानी मामला पूरे कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ऑप्शन बी होगा जो कि सब अलग अलग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया? जो भारत में आया पहले वही बिहार में आया, अर्थात पुर्तगाली आया। बंगाल में हुबली में अपना व्यापारिक कोठी बनाई। ये लोग चीनी, मिट्टी, बर्तन तथा मसाले के साथ लाते थे और सूती वस्त्र भी ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 66, मतलब मसाला, सूती वस्त्र ये सब ले जाता था। 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रमांक क्या है? तिलक का होम रूल ये अप्रैल में हुआ है 1916। कामागाटा मारो ये क्या था? एक जहाज था जो कि कनाडा जा रहा था। ठीक है, 1915 के आसपास कहानी है। उसके अलावा महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 और 1 2 3 ही है ना, तो पहले कौन आया? पहले हो जाएगा कामागाटा मारो 1915 के आसपास है। 15 में नहीं 1914 में ही था, 15 में तो वापस आ गया था 1914। ठीक है, यानी पहले हो जाएगा 2 किस में है? 2 है बी और सी और डी में। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद है गांधी का
आगमन तो 3, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद फिर ए तिलक का होम रूल जो अप्रैल 1916 में हुआ था। एनिवेशन का होम रूल कब था? तो एनिवेशन का 1916 में था, लेकिन सितंबर में था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे। देखिए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मुझे याद है, तो क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। लेकिन ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो बस ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये इतना ध्यान रखने उस समय कांग्रेस के सदस्य गांधी जी नहीं थे। जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो था वित्त विभाग। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, जो लियाकत अली था ना वो पैसे नहीं रिलीज करता था, यानी काम तो हो जाता, मतलब काम के लिए कोई भी आता था तो रिलीज रुपया नहीं करता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन से वित्त विभाग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कुछ एक्ट है, फिर ABCD है, चलो देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का कह सकते हैं उद्घोष होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, देखते हैं ए का 3 कहाँ दे रखा है। ए का 3 दे रखा है 1 और 4 में। ठीक है, दूसरा है साइमन कमीशन, तो ये कब आया था? साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन हुआ था इसके लिए। जी हाँ, 2 का 1 यानी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी डंडी मार्च, तो डंडी मार्च असहयोग नहीं, सिविल मतलब नमक कानून, मतलब डंडी मार्च में तो नमक कानून और चौरी चौरा और सहयोग आंदोलन वापस लिया गया, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी सब प्रीवियस ईयर रेफरेंस, मतलब कुछ मेहनत नहीं किया गया, सीधा सीधी प्रीवियस ईयर ला के उठा पटक कर दिया गया। ठीक है, जैसे है बटलर समिति का रिपोर्ट, ये किससे संबंधित था? तो जो प्रिंसली स्टेट था, यानी भारतीय राज्यों से संबंधित था और सर्वोच्च शक्ति के बीच जो संबंध था, 1930 में बटलर समिति आता है। उसके अलावा हरगोट समिति रिपोर्ट था। हरगोट जो है ब्रिटिश 1929 में आता है, ये ब्रिटिश भारत में जो शिक्षा का अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना इसमें देखा गया था। उसके अलावा हंटर जांच समिति, तो हंटर जांच समिति था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था। और मुडीमैन कमेटी, तो ये मुडीमैन 1924 ये भारत सचिव था, 1924 में भारत सरकार को चुनौती देता है। ठीक है, ये मेनली आया था मोन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के लिए। क्यों आया था? ये चुनौती दिया था कि भारतीय अपना एक संविधान भी सर्वसम्मति से नहीं बना सकता है, और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 का जो प्रीवियस क्वेश्चन हम देखें, जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी दिल्ली में जो अधिवेशन करते हैं, सर्वदलीय अधिवेशन जो बैठक, इसी को चुनौती को स्वीकार करके। ठीक है, तो 70 का आंसर क्या है? 70 का आंसर क्या है? तो डी। नेक्स्ट, ये भी है, देखिए एकदम एज इट इज उठा पटक दिया गया है। 71 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु है, सिंपल सी बात है, कहाँ पर होगा? जहाँ पानी कम होगा। तो कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर में। ठीक है, उसके अलावा ताल छापर कहाँ पर है? चूरू। ठीक है, उसके अलावा फुलवारी की नाल ये कहाँ का है? उदयपुर का है। ठीक है, उसके बाद बंद बरेठा, ये भरतपुर होगा। ये देखिए राजस्थान जो था ना, राजस्थान PCS जो होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस कितना है? 0 सन्नाटा। इसका आंसर क्या होगा 71 का? तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एज इट इज पूछा गया ये, लेकिन UPSC का है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय पार्क है और वन्यजीव है, तो बंदीपुर ये कर्नाटक में है। ठीक है, बंदीपुर कहाँ पर है? बाघ अभ्यारण्य है कर्नाटक का। उसके अलावा काजीरंगा, तो हाथी और वन, मतलब एक सिंगी गेंडा के लिए है। तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंगी गेंडा के लिए। ठीक है, उसके अलावा सुंदरवन, तो सुंदरवन है जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र। सुंदरवन क्या है? जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र। सिंपलीपाल ये उड़ीसा का है। ठीक है, ये इसमें क्या है? हाथी अभ्यारण्य है। ये क्या है? हाथी अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का? 72 का होगा बी। ये सब प्रीवियस ईयर उठा पटक दिया गया, इसलिए बने तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली अपना सिलेबस पे फोकस करते रहिए। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा? अंतोगत्वा यही होगा कि जो जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की अनुपलब्धता हो जाएगी। जब जलीय जीव इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे कि जो
क्या है, शैवाल है। जी हाँ, शैवाल मैक्सिमम क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उत्पन्न करता है। वो खत्म हो जाएगा, तो वो जब खत्म हो जाएगा पेड़ पौधे, तो फिर हम लोग भी खत्म होने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना। जी हाँ, भारत पूरे दुनिया में, दुनिया का 75% आबादी जो है भारत में, और एशियाई टाइगर, ठीक है, मतलब कि उसके अलावा अभी जो वर्तमान में बाघ गणना रिपोर्ट आया उसमें बाघों की संख्या कितना है, 3167। याद कैसे रहेगा आपको, 3200 में 33 कम है। ठीक है, मोदी जी इसको इनोग्रेट किए थे, उद्घाटन किए थे बाघ गणना को। क्वेश्चन नंबर 75, मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, वृक्ष आवरण का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो 33%। ये आया कब है, तो 1988 में आया था, भारत जो वन अधिनियम था उसमें ये बात को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो टंसले ने किया था, एजी टंसले ने किया था। कब किया था, 1935 में। कब किया था, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 77, पारिस्थितिकी के जनक हैं, तो जनक जो कौन सा, इकोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को, ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल को। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था तो टंसले, इसको जनक माना जाता है अर्नेस्ट हैकल को, लेकिन शब्द की बात करें तो हैकल को, नहीं टंसले को। क्वेश्चन नंबर 78, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, तो ऑप्शन डी आनुवंशिकी विभिन्नता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जलीय पर्यावरण में डी.टी. सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर अनुक्रमांक से बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। कैसे बढ़ता है, ऑप्शन बी, पहले जल का पादप है, फिर घोंघा है, फिर मछली है, फिर पक्षी। इसको नहीं समझे, नहीं देखिए, ये मानिए तालाब है, ठीक है, इसमें मानिए एक फूल निकला, इसको कौन खाया, मछली खा गया। इसको खाया कौन, मछली खा गया, ठीक है, मछली खा गया। मछली कौन खाया, तो घोंघा, मान लेते हैं छोटा मछली होगा, घोंघा खाया, नहीं, जल पादप है, फिर घोंघा हुआ, मछली नहीं, घोंघा हुआ, ठीक है, घोंघा खाया, मछली ये खाया, इसको खाया पक्षी, ठीक है, और पक्षी खाया आदमी, यानी पक्षी से क्या हुआ, पादप से आदमी पहुंच रहा है, इस तरह से यही ऑप्शन बी इसका सांद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योग को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो ये किसको है, ये आगरा के लिए है। जी हाँ, ताजमहल को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए अब उत्तरदायी नहीं है, तो उत्तरदायी नहीं कौन सा है, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, बाकी परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाले CFC है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, और हेलाइन 1211 है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एरुटेरिया का जो लेटेस्ट करंट अफेयर आया 2023 वाला, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको घटना चक्र, NCERT सार संग्रह, SPD करंट अफेयर, उसके अलावा प्रत्येक दर्पण करंट अफेयर, उसके अलावा सभी का PDF और किरण का प्रैक्टिस सेट सभी अपलोड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो ये जो है सामुदायिक है, जो मैक्सिमम क्षेत्र पे है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग या 78% पर, मतलब 71% के आसपास जल है तथा 29.22% स्थल है। संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफल का अगर बात की जाए तो लगभग कितना पर है, ये 5,10,01,448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है सामुदायिक क्षेत्र विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान
नहीं करता है, तो जो नहीं करने वाले हैं ऑप्शन बी मीथेन, ये नहीं, मीथेन तो करता ही, यानी ये नहीं करता है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये नहीं करता, यानी सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, ये किस में मदद, ये महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाता है, तो एसिड रेन में यानी H2SO4 और HNO3 निर्माण करता है, कौन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बाकी मीथेन ये करता ही है, ये मिलता कहाँ है, तो ये आपको दिख जाएगा, मतलब जुगाली से, कोयला खनन से, धान के खेत से, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो मुख्य गैस है ही, जलवाष्प इसकी प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी ये नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है, तो लाइकेन है, ये कम से कम 10 बार आया है इसी सेट में। क्वेश्चन नंबर 85 पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, उत्पादक कौन सा है, हरा पौधा, जी हाँ, उत्पादन का कार्य करता है हरा पौधा, हम लोग उसको सिर्फ खाते हैं। जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने वर्ष 1996 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 86 विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्ध डेटा होता है किसमें, तो रेड डाटा बुक 1969 से रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, 1969 से। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो जो उत्तरदायी नहीं है वो है कर्मता, यानी नीच। नीच क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्षेत्र है, तो किसी क्षेत्र विशेष में कोई जीव का जो अस्तित्व है वो नीच होता है। जैसे मान लेते हैं एक तरह से हैबिटाट ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए बाघ है, ठीक है, बाघ की संख्या कितना है, बहुत कम है, लेकिन जिस क्षेत्र में बाघ है उस क्षेत्र में अगर बाघ नहीं रहे तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि बिल्ली की संख्या बहुत बढ़ जाए, कुत्ता की संख्या बहुत बढ़ जाए, तो क्या होगा, वहाँ जो जैविक विविधता है वो असंतुलित हो जाएगा। इसलिए संख्या बहुत कम है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो उसको कहते हैं एक तरह से नीच का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 88 जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप व जंतु का होना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 ग्रीन मफलर संबंधित है, ये भी प्रीवियस ईयर है, तो एक तरह से ये जो मानी रोड है, ठीक है, रोड के बगल में जो पेड़ पौधा लगल रहता है उसको बचाता है, तो पेड़ पौधा किसको रोकेगा रोड के बगल में, तो ध्वनि प्रदूषण को, ऑप्शन सी। ऐसे भी याद कर लीजिए, आपके कान में है ना, आप ये है, ठीक है, मान लेते आप छोटुआ है और क्या करते हैं, आपके कान में मफलर बांध रखे, कान मफलर बांधने से क्या फ़ायदा होता है, ध्वनि प्रदूषण को बचाता है। अब किसी वगैरह सर हम तो ठंडा में भी बांधते हैं, ठीक है, बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, धान का खेत है, जी हाँ, इस ऑप्शन में केवल एक ही है धान का खेत, बाकी कहाँ से होता है, तो कोयला खनन से भी निकलता है। ये क्वेश्चन नंबर 90 पूरा होगा फ्रेंड्स। इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा मैथ रीजनिंग और उसका सोल्यूशन। जी हाँ, देखिए ये सोल्यूशन है, तो ये आपको PDF में दिया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।